कहते हैं मुंबई कभी सोता नहीं है क्योंकि मुंबई हजारों लोगों के सपनों में जागता है क्योंकि मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है जहां किसी के सपने साकार होते हैं तो किसी के सपने बिखर जाते हैं। हमारी ये कहानी भी मुंबई से शुरू होगी और मुंबई में ही खत्म होगी। मुंबई रात के अंधेरे में एक विला के एक कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कमरे के अंदर चार लड़के फर्श पर बेजान से पड़े हुए थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। उनके पूरे शरीर के कई हिस्सों से भी खून निकल रहा था। उनकी हालत देखने से ही पता चल रहा था कि उनको कितनी बुरी तरह से मारा गया है। उस कमरे में उन लड़कों को मारने के लिए चार बॉडीगार्ड अपने हाथ में हॉकी स्टिक और बेट लिए खड़े उन्हें मार रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर तीन लोग थे। एक शख्स किसी रियासत के राजा की तरह उस सिंगल सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था और अपने उंगलियों से अपने माथे को रब कर रहा था जैसे उसके सामने चल रहे इस सीन को देखकर अब वो बोर हो गया है। उस शख्स के एक साइड उसका भरोसेमंद आदमी और उसका बॉडीगार्ड शेर सिंह उर्फ शेरा खड़ा था तो दूसरे तरफ उसका असिस्टेंट और उसका सबसे अच्छा दोस्त मानव खड़ा था। तभी मानव का फोन रिंग करता है और मानव ने अपने सामने चल रहे सीन को कुछ पल रोकने के लिए कहा अंडस्को। फिर मानव ने फोन कॉल रिसीव कर लिया। मानव के कुछ कहने से पहले ही दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा। फोन के दूसरे तरफ की बात सुनकर मानव के माथे पर बल पड़ गया तो मानव ने थोड़ा झुककर सोफे पर बैठे शख्स से कहा अंडस्को किंग बड़े सर ने अभी घर बुलाया है। मानव की बात सुनकर वो शख्स सोफे से उठा और कमरे से बाहर जाने लगा। उस शख्स के पीछे ही मानव और शेर सिंह शेरा भी जाने लगे लेकिन फिर उस शख्स ने कमरे के दरवाजे पर रुककर उन बॉडीगार्ड्स को देखा, फिर उन लड़कों को जो लगभग अधमरे हो चुके थे। फिर उस शख्स ने कहा अंडस्को हॉस्पिटल में फेंकवा दो इन्हें। ये कहते हुए वह शख्स कमरे से बाहर निकल गया। ये शख्स और कोई नहीं मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड किंग दक्ष रायजादा था। उम्र 26 साल, देखने में तो बिल्कुल अपने पिता के जैसा लेकिन बिहेवियर बिल्कुल अपने दादा सतीश रायजादा जैसा खाडूश जो किसी को भी पल भर में घूर कर ही उसके शरीर में हौल कर सकता था। गुस्सा तो हर वक्त जैसे नाक पर ही बैठा रहता, आंखें बड़ी काली गहरी जैसे उन आंखों में कुछ राज दफन हो। मस्क्यूलर बॉडी, परफेक्ट जो लाइन जो उसे किसी मॉडल के जैसा दिखाता था। दक्ष अभी रायजादा एम्पायर को संभाल रहा था और जब से दक्ष ने रायजादा एम्पायर की बागडोर अपने हाथों में संभाली थी तब से रायजादा एम्पायर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। उसका एक कारण ये भी था कि दक्ष को इनोम्जिया नाम की प्रॉब्लम है जो नींद न आने वाली बीमारी होती है जिससे वो कम ही सो पाता था और इसलिए जब उसे नींद नहीं आती तो वह अपने काम को पूरा करने में लग जाता था। दक्ष जब उन चार पुलिस ऑफिसर को मार रहा था उस वक्त मानव को जो कॉल आया था वो दक्ष के दादाजी का था क्योंकि दक्ष उनका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था जो फोन कर दक्ष को रायजादा विला बुला रहे थे। दक्ष अपने विला से निकलकर रायजादा विला जाता है। वैसे तो दक्ष कम ही रायजादा विला जाया करता था जब तक बहुत जरूरी ना हो। जब दक्ष रायजादा विला पहुंचता तो उसे देखकर सभी चौंक गए। उसकी मां संध्या जी उसके करीब आई लेकिन दक्ष सीधे चलकर स्टडी रूम में चला गया और संध्या जी जिन्होंने अपने हाथ दक्ष के चेहरे को छूने के लिए ऊपर उठा था वो होंठ हवा में ही रुक गया। दक्ष के पीछे ही मानव और शेरा भी स्टडी रूम के ओर चले गए। दक्ष जाकर अपने दादाजी के सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। मानव और शेरा स्टडी रूम के बाहर ही रुक गए। दक्ष के दादा सतीश रायजादा दक्ष को देख बोने चढ़ाते हुए बोले अंडस्को अच्छा हुआ तुम आ गए, इससे मिलो। ये है शेफाली खुराना, दुबई के मिस्टर खुराना की इकलौती बेटी। मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम्हें इससे ही शादी करनी है। दक्ष के सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठी थी लेकिन दक्ष ने उसे नजर उठाकर देखा भी नहीं। दक्ष बिना उस लड़की को देखे अपने जगह से उठा और स्टडी रूम से बाहर चला गया। वो लड़की जिसका नाम शेफाली था उसने दक्ष को जाते देख दादाजी से कहा अंडस्को। दादाजी दक्ष ने तो मेरे तरफ एक बार देखा भी नहीं। दादाजी ने कहा अंडस्को कोई बात नहीं, उसे शादी तो तुमसे ही करनी पड़ेगी। दादाजी की बात सुन शेफाली खुश हो गई। जब दक्ष रायजादा विला से बाहर जाने लगा तो संध्या जी ने दक्ष से कहा अंडस्को बेटा खाना खाने के लिए तो रुक जाओ। दक्ष ने कहा अंडस्को उनसे कहिए मेरे मामलों से दूर रहे। दक्ष ने कहा और विला से निकल गया। इन दादा पोते के बीच तो मैं पीस रही हूँ, संध्या जी ने दक्ष को बाहर जाते देखकर कहा और खुद भी अपने कमरे की ओर चली गई।
दक्ष अपने विला पहुंचकर अपने कमरे के बालकनी में खड़ा अपने कोट के बटन खोलते हुए चांद को निहार रहा था। उसे उस चांद के गोल आकार में एक चेहरा नजर आ रहा था, जिसे याद कर दक्ष के दिल में एक टीस सी उठी और दक्ष कमरे के अंदर चला गया। उनसे बाथरूम में जाकर शावर लिया और बाहर आकर अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठ अपना काम करने लगा। कब रात से सुबह हुई, दक्ष को इसका भी होश नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ की सुबह अंडस को सुबह के 5 बजे एक लड़की अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलकर बेड से उठकर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वह लड़की शावर लेकर बाहर आए और अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। उसने देखा तो उस कमरे में अभी भी एक लड़की सो रही थी। उस लड़की ने जाकर विंडो से कर्टन हटा दिया, जिससे विंडो से आती धूप सीधे बेड पर सो रही लड़की के चेहरे पर पड़ी, जिससे बेड पर सो रही लड़की ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, अंडस को काव्या दी, अभी सोने दो नाल। जिस लड़की ने अभी कर्टन हटाया था उसका नाम काव्या माथुर था और जो लड़की बेड पर सो रही थी वो काव्या की छोटी बहन पंछी माथुर थी। काव्या माथुर, उम्र 24 साल, हाइट 5 फुट 3 इंच, रंग गोरा, लंबे कमर तक बाल, गोल चेहरा, छोटी सी आंखें, आंखों का कलर कत्थई, छोटी सी नाक, पतले होंठ। माँ बाप के कम उम्र में मौत देखने के बाद छोटी सी उम्र में अपनी उम्र से बड़ी हो गई और अपने से छोटी बहन को संभाल रही थी। परिवार के नाम पर अब सिर्फ उसकी छोटी बहन पंछी माथुर जो बेड पर सो रही थी और उसकी इकलौती दोस्त मानुषी सिन्हा उसके साथ थी। मानुषी सिन्हा जो फिलहाल मुंबई में मल्टीनेशनल टेक्सटाइल रायजादा एम्पायर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, जो काव्या के कहे बिना ही उसके दिल का हाल समझ जाती है। काव्या ने कर्टन को साइड हटाते हुए पंछी से कहा, अंडस को पंछी बेटा उठ जाना, देख आकाश में पंछी उड़ने लगे हैं। पंछी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अंडस को हाँ दी, मुझे पता है, एक दिन देखना मैं भी उन्हीं पंछियों की तरह आकाश में उड़ूंगी। काव्या ने हंसते हुए कहा, अंडस को हाँ हाँ वह भी देखूंगी, चला जा, जल्दी से उठ जा, कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा। पंछी ने अपनी आंखें खोल काव्या से कहा, अंडस को आज तक कभी लेट हुआ है जो आज होगा? आप ऐसे रोज मुझे उठाते हो ना। काव्या ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, अंडस को ठीक है, जल्दी से उठ जा और हाँ जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ जा, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। पंछी बेड से उठी और बाथरूम की ओर दौड़ लगा दी। काव्या ने उसे ऐसे जाते हुए देखकर अपना सर पीटते हुए कहा, अंडस को इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता, क्या करेगी मेरे बिना? काव्या वापस कमरे में आकर पंछी के कबर्ड से उसके कपड़े निकालकर बेड पर रख कर कमरे से निकलकर चली गई। पंछी कुछ देर में नहाकर बाथरूम से निकल कर आई, जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में ही बाथरूम से बाहर आई थी। वह अपना फ़ोन हेडफोन से कनेक्ट कर म्यूजिक लगाकर हेडफोन अपने कान में लगा लिया और डांस करते हुए हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। पंछी डांस करते हुए अपने कपड़े पहनती है और ड्रेसिंग टेबल से अपनी बैंगल्स उठाकर पहन लेती है, बालों को कॉमब करती है और फेस पर सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाकर माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगाकर खुद को शीशे में देखते हुए पंछी ने कहा, अंडस को वह पंछी, तू बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही है, तो जब तू मेकअप करगी तो कितनी सुंदर लगेगी। और खुद को ही फ्लाइंग किस देते हुए पंछी ने फिर से कहा, अंडस को वह पंछी, क्या लग रही है तू? आज तो सबकी वोट लगने वाली है, कॉलेज में सारे लड़के तुझे देखने के बाद इधर उधर गिरे पड़े नजर आएंगे। पंछी शीशे में खुद को देखकर खुद की ही तारीफ कर रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसका साउंड सीधे उसके कान में जाता है। पंछी हड़बड़ाते हुए अपना फोन देखती है, जिसमें मानुषी दी लिखा हुआ फ्लैश हो रहा था। पंछी फोन को घूरते हुए फोन कॉल रिसीव करती है। मानुषी के कुछ कहने से पहले ही पंछी ने मानुषी से कहा, अंडस को मानुषी दी, आप जब भी फोन करते हो ना मेरे कान बहरा कर देते हो। मानुषी ने अपना मुंह बनाते हुए पंछी से कहा, अंडस को तू फिर से सुबह सुबह ही कान में हेडफोन लगाकर बैठी है। पंछी ने अपने गले में पहने दुपट्टे को हवा में लहराते हुए कहा, अंडस को बैठी नहीं, चल रही हूँ और चल कर नीचे दी के पास ही जा रही हूँ, उन्हें फ़ोन दे दूंगी तो आप बात कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझसे नहीं दी से ही काम है। पंछी ने बिना रुके एक ही सांस में सब बोल दिया। मानुषी ने पंछी की एक ही सांस में बोलने के कारण अपने कान से फ़ोन को दूर करते हुए कहा, अंडस को रुक जा मेरी माँ, थोड़ा सांस तो ले ले। हाँ मैं कब से काव्या को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो है कि मेरा कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है।
मानुसी से बात करते हुए पंछी किचन में आ गई और काव्या को पीछे से हग कर उसके कान से फोन लगा दिया, जिसमें से मानुसी की आवाज आ रही थी जो पंछी को कुछ बता रही थी। काव्या ने मानुसी से कहा, अंडस को बस कर, मेरी माँ कितना बोलेगी और तू जिसे ये सब बातें समझा रही है वो सुन भी नहीं रही। मानुसी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अंडस को हूँ, वो कभी मेरी बात नहीं सुनती। मानुसी ने फिर चहकते हुए कहा, अंडस को सुन, तेरे लिए मैंने अपने ऑफिस में मैनेजर सर से बात की है। सर ने कहा है कि अगर तू 2 दिन में मुंबई आकर इंटरव्यू देती है और उसमें पास आउट होती है तो वो जॉब तुझे मिल जाएगी, इसलिए जल्दी कर और मुंबई आजा, मिलकर काम और एंजॉय करेंगे हम दोनों। काव्या ने मानुसी की बात सुनकर कुछ सोचते हुए मानुसी से कहा, अंडस को, लेकिन पंछी का कॉलेज है, ऐसे कैसे आ जाऊं यार, और आंटी का रेस्टोरेंट भी तो मुझे ही देखना पड़ता है। मानुसी ने अपने सर पर अपना मोबाइल मारते हुए कहा, अंडस को, हाँ तो पंछी को भी साथ लेकर आ। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि उसे अकेले वहाँ छोड़ कर आ। और रही उसके कॉलेज की बात, तो यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज है, उसका एडमिशन यहाँ किसी कॉलेज में करा देंगे। और कब तक तू वहाँ आंटी के रेस्टोरेंट में काम करेगी, अब यहाँ मुंबई आ जाए। पंछी जो काव्या को हग कर काव्या और मानुसी की बातें सुन रही थी, पंछी ने काव्या से फोन लेकर खुद मानुसी से कहा, अंडस को दी, हम आ रहे हैं। मानुसी ने कहा, अंडस को, ठीक है, तुम टिकट कंफर्म करके मुझे बताओ, मैं तुम दोनों को लेने आऊंगी स्टेशन पर। ठीक है दी, बोलकर पंछी ने फोन रख दिया। काव्या ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अंडस को, पंछी ये सब क्या है, हम कैसे जा सकते हैं। पंछी ने कहा, अंडस को, क्यों नहीं जा सकते दी। काव्या ने पंछी को देखा, फिर कहा, अंडस को, पंछी, हम ये सब कैसे छोड़कर जा सकते हैं, मैं आंटी की रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ, आंटी ने मुझे तब जॉब पर रखा था जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, तुझे तो पता है ना पापा को कितनी जरूरत थी उस वक्त, और फिर ये हमारा घर है, माँ पापा की निशानी है, हमारे जाने के बाद इसे कौन संभालेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा। पंछी ने काव्या को किचन में रखे स्टूल पर बैठाया और खुद उसके सामने अपने घुटने पर बैठकर काव्या से कहा, अंडस को दी, आप एक बार आंटी से बात करके तो देखो, शायद आंटी आपको समझे और जाने दे, और रही हमारे इस घर की बात, तो हमारे जाने के बाद हम इसे किराए पर लगा देंगे, तो इसकी देखभाल भी होती रहेगी और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगी। और दी, अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए है। और कभी कभी हमसे मिलने आने वाले मानुसी दी के पेरेंट्स, और रही बात हमरे सो कॉल्ड रिश्तेदारों की, तो माँ पापा के जाने के बाद उन लोगों ने कभी हमसे ये भी नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, हमने एक टाइम का खाना खाया भी है या नहीं, तो दी हम वही मानुसी दी के पास ही चलते हैं नायल। काव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, अंडस को, ठीक है, मैं अभी रेस्टोरेंट जाती हूँ, आंटी को अपने मुंबई जाने की बात बताती हूँ, देखती हूँ आंटी क्या कहती है। और तुम कॉलेज जाओ और प्रिंसिपल को हमारे मुंबई जाने के बारे में एक लेटर लिख कर दो। पंछी ने खुशी से उछलते हुए कहा, अंडस को, ये हुई ना मेरी दी वाली बात, मैं अभी जाती हूँ, बोलकर पंछी अपने कमरे के तरफ भागने लगी। काव्या ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, अंडस को, अरे नाश्ता तो कर लो, अभी आती हूँ, आप निकलो नाश्ता। पंछी ने भी वैसे ही चिल्लाते हुए ही काव्या को रिप्लाई किया। काव्या ने किचन से जूस और टोस्ट किया हुआ ब्रेड लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। पंछी भी जल्दी ही अपना कॉलेज बैग पैक लेकर आ गई और जूस पीकर टॉस हाथ में लेकर घर से बाहर निकल गई। काव्या भी नाश्ता करके अपने आंटी के रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गई। तो क्या होने वाला आगे, क्या काव्या की आंटी काव्या को समझकर मुंबई जाने देंगी।